हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए थोड़ा सा ये जो अपना आरसीसी का है ना, गुप्तन गुप्ता, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो बिफोर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं कुछ दो तीन चीज़ें जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जैसे कि कुछ लोग डाउट में थे, जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे बोल रहे थे सर आरसीसी के या सपोज कोई भी सब्जेक्ट जो आपका है उसके कितने क्वेश्चंस करें गुप्तन गुप्ता में से। तो देखिए जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इनिशियली जो तकरीबन 150 क्वेश्चन जो हैं वो उसको इनिशियली को वहाँ तक चलिए, ठीक है ना। फिर आपको अगर आगे लगता है कि आगे क्वेश्चन बहुत टफ हो रहे हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पे अगर हम बात करें गुप्तन गुप्ता की, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस के बाद में गेट ईएस लिखा आता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो अगर उसमें अगर बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें वहाँ तक आप चाहे कर अटेम्प्ट करना कर सकते हैं तो कीजिए, कोई डाउट नहीं है। और अगर आपसे लग रहा है आपको कितना ज़्यादा टिपिकल हम जा रहे हैं तो डोंट वरी, ठीक है ना। बट आपको ध्यान रखना कि जो आपका जो एग्ज़ाम है जेइन का, ठीक है ना, तो आपको वो जेइन बना रहे हैं, यानी कि आपको जो एग्ज़ाम पास करवा रहे हैं ना, उसमें आपको बेसिकली क्या होगा, देखिए ये जो जॉब है आपकी कौन सी जेई की जॉब है, तो उसमें क्या बेसिकली आपका जो बेसिक होता है ना सब्जेक्ट के बारे में आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसी को ही हमको उन्हीं को कंसिडर करना होता है। आपको कोई डिज़ाइनर या कोई आपको कोई वो स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बनाने वाले, तो आपको बाकी काम तो आप जाओगे सीख जाओगे ना। तो बेसिक आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि आपको जो नॉर्मल टेस्ट पता होने चाहिए जो भी है, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि आप लोगों का सिलेबस जो इस बार का आया है, ठीक है, देखना उसमें इरिगेशन दे रखा है ना। तो और जो दो आपका 2016 में एग्ज़ाम हुआ था ना जी वाला, उसमें क्या था कि इरिगेशन के जो आपके टॉपिक्स थे, जो टॉपिक्स थे इरिगेशन के, उसमें क्वेश्चन काफ़ी उठे थे, ठीक है ना। अब चूंकि ये आपका जो एग्ज़ाम है इसमें केवल एक डिपार्टमेंट तो है नहीं, मल्टीपल है, पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, पीएचडी है ना। तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन इरिगेशन की पूछ लेगा 15-20 क्वेश्चन पिछली बार की तरह। तो यहाँ भी एक डाउट हो सकता है, ध्यान रखना उसका। एक चीज़ और कि सिंस हाईवे आपका सिलेबस में नहीं है, हाईवे नहीं दे रखा ना, बट हाईवे में एक चीज़ होती है बिटुमन, होता ना बिटुमन एग्रीगेट मटेरियल्स, जो आपके बिल्डिंग मटेरियल में या बीएमसी में आपको दे रखे हैं, तो वहाँ से आपको भी बिटुमन ये जो ना मटेरियल वगैरह इनको पढ़ लेना। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है बिटुमन की। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, पसंद भी है करते हैं एग्जामिनर को, ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बताते हैं। तो ये जो मटेरियल में जो आप बिटुमन वगैरह ये पढ़ के जाना ध्यान से, क्योंकि वो हाईवे वाला पोर्सन वहाँ से कवर हो सकता है इतना, बाकी हाईवे में मेरे हिसाब से नहीं पूछने वाला, कि आउट ऑफ द कोर्स आता नहीं है, ठीक है। एक बात और, जैसे कि आप लोग देखोगे डिप्लोमा के लास्ट वाला एग्जाम होता है, उसमें आपको स्टैटिक और काइनेमेटिक इंटरडिपेंडेंसी के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे थे सोम के अंदर, और वो पोर्शन मैंने स्टैटिक और काइनेमेटिक इंटरडिपेंडेंसी को मैंने आपको एक वीडियो बना के सेपरेट लेक्चर बना रखा है। जिस किसी को भी स्टैटिक और काइनेमेटिक कभी आता नहीं है तो सर वीडियो शायद आई थिंक वो आधे घंटे का वीडियो होगा या 20-22 मिनट का वीडियो, वो उसको देख लेना, ताकि आपका स्टैटिक और काइनेमेटिक जो है पोर्शन वो आप कवर हो जाए। एक बार देख के चले जाना, ज़्यादा उसमें वो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे कि कुछ और टॉपिक्स है वो मैं एक आध वीडियो डाल दूंगा, जैसे कि अपने पर्ट सीपीएम का वीडियो बचा है, पर्ट सीपीएम का एक बीटेक वाला पोर्शन है वो करवा देंगे, और उसके अलावा स्ट्रक्चर का छोटा पोर्शन है। बाकी जितना बाकी हम सबको पता है कि आप लोग भी प्रिपरेशन अपने ज़ोरों शोरों पे लगा रखी कर रहे होगे, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज़ और कि आप लोगों का जो ये जो भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज के बारे में आपको मैं फाइनल बता दूं कि आप कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो इंजीनियर्स अकेडमी की हो, चाहे जॉन टेक की हो, जो भी हो, जहाँ पे मिनिमम स्टूडेंट्स कम से कम 500 हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको अपना कंपटीशन में पता लग जाएगा कि आप कहाँ डिजर्व करते हो, ठीक है ना। और एक चीज़ और, जो भी आप टेस्ट दो ना, तो आप जैसे कि सपोज बीटेक वाले टेस्ट दे रहे हैं, तो बीटेक वालों का जो टाइमिंग है वो शायद डे टाइमिंग होगा, तो डे टाइमिंग में मोस्ट प्रॉब्ली टाइमिंग 9 से 11 या 10 से 12 ही होता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो आप जब भी टेस्ट दो बीटेक वाले, तो अपना टाइमिंग जब भी मॉक टेस्ट दो तो टाइमिंग अपना उसी स्लॉट में रखो, ठीक है ना, 9 से 12 या 9 से 11 या 10 से 12 के बीच में। और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स जो भी मॉक टेस्ट देते हैं वो अपना टाइमिंग रखो 2 से 4 के बीच में मॉक टेस्ट हमेशा, ठीक है ना। यूँ नहीं आप मॉक टेस्ट रात को देने बैठ गए या सुबह में उठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, नहीं, उससे क्या होगा। जैसे और जब भी आप मॉक टेस्ट दो ना अपना, पहली बात तो लगभग आपका 70 और 80% सिलेबस कवर हो, तब तो मॉक टेस्ट देने में मज़ा आएगा आपको, वरना फालतू में आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आप मॉक टेस्ट दो जब आप कल
80% से वो लगभग कोर्स पूरा हो, तब तो अच्छा लगेगा मॉक टेस्ट देने में, ठीक है ना। वरना आप खुद को डीमोटिवेट कर लो, अगर वो एग्ज़ाम के लिए बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो और आपको जो मॉक टेस्ट देना है, आपको टाइमिंग रखना है 2 से 4 के बीच में, हमेशा फिक्स, ठीक है ना। अगर आपका, क्योंकि वहाँ पे अगर सेकंड पारी लिखा हुआ है 2 से 4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 4 का टाइमिंग मैं मॉक टेस्ट के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे 6 तारीख को, तो ये जो टाइमिंग हो ना, ये आपके माइंड सेट को उसके अनुसार सेट कर देगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि दोपहर का टाइमिंग वैसे आपको पता है 2 से 4 के बीच कभी टाइम, अगर हम जनरली बात करें, पढ़ने की बात करें स्टूडेंट्स की, तो हम देखते हैं कि भाई आप सुबह उठ के पढ़ लीजिए, दोपहर को 12-1 बजे पढ़ लीजिए, फिर 12 बजे खाना खाने के बाद में 2 से 4 के बीच में सब रेस्ट करते हैं, तो उसमें अपना माइंड भी क्या थोड़ा सा रेस्ट मोड में होता है। लेकिन हमारा एग्जाम अगर 2 से 4 के बीच में हो रहा है, इफ़ पॉसिबल, क्योंकि सेकेंड पारी में ये टाइमिंग मिलने वाला है, ठीक है, 2 से 4 या 3 से 5 जो भी होगा, तो उसी मोड में आ जाएगा। तो आपकी माइंड को भी उसी मोड में आपको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है ना। तो अगर आप 10 बार टेस्ट लगा लिया आपने 2 से 4 के बीच में, और जब भी टेस्ट लगाओ तो अपना, जैसे अपने रूम में गए टेस्ट लगाने, तो अपने 2 से 4 सबको बोल दो 2 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे, 2 घंटे आराम से बिना डिस्टर्बेंस टेस्ट देना, पूरा 2 घंटे। यूँ नहीं हो, कई बार देखता हूँ मैं बच्चों को 2 से 4 के टेस्ट दे रहे हैं, 1 घंटे में टेस्ट खत्म कर देते हैं, 2 से 3 के बीच में, 2 घंटे कौन बैठेगा। अरे 2 घंटे बैठोगे आप तो आपको बैठने की हैबिट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही रखना है कि मेरा यही एग्ज़ाम हो रहा है, मुझे हर एग्ज़ाम में 90+ लाना, मेरा सिलेक्शन करवाना है, बस इसी मूड में रखना है आपको, ठीक है। और जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाओगे 6 तारीख को, तो आपको उस दिन में यही सोचना है कि आज मैं एक मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ, बस आज ही मेरा 6 तारीख को मेरा मॉक टेस्ट है 2 से 4 के बीच में, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है एग्ज़ाम को, ठीक है। बाकी जो कुछ बच्चे जो होते हैं वास्तव सीरियस होते हैं कैंडिडेट्स, वो प्रेशर में भी आते हैं, है ना। आपको थोड़ा भी इस मेरे हिसाब से अगर काफ़ी बच्चों इस समय थोड़ा सा आप घबराहट भी हो रही होगी कि पेपर क्या आएगा, कैसा आएगा, ठीक है। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो किसी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। मैं रैंक लिया हूँ, क्या मेरी पहली रैंक आ जाए तो दूसरी रैंक आ जाए तो मैं टॉप 10 में आ जाऊँगा क्या, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हमको बस 6 तारीख का एग्ज़ाम अच्छे से देना है, बाकी हमारी मेहनत और हमारे जो इष्ट हैं उन पे, ठीक है ना। जो भाग्य में लिखा होगा वो हमें मिलेगा ज़रूर, बट डिपेंड करता है हमारी मेहनत पे, ठीक है। तो ये जो बताने की बातें थी, अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्क्रीट और डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसमें कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है बाकी आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं आपको और भी देने के लिए बता रहा था, ठीक है। सिंस देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, टू डिटरमाइन द मॉडल्स ऑफ रप्चर। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस डिप्लोमा वालों के इंग्लिश में थे, हिंदी में थे ही नहीं, तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो हमें उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है। उसमें क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले काफ़ी बच्चे स्टक कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बस आपको जो टेक्निकल टर्म्स है ना, इसलिए हमने आज से सारे टेक्निकल टर्म्स आपको इसीलिए इंग्लिश में बताइए, ताकि आप कभी घबराओ मत, ठीक है ना। बाकी डरने को जरूरत नहीं है, एग्जाम अच्छा होगा आप लोगों का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, टू डिटरमाइन द मॉडल्स ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड। यानी कि मॉडल्स ऑफ रप्चर यानी किसकी बात कर रहा है, ये FR की बात कर रहा है। FR क्या होता है, 0.7 रूट में FCK, ठीक है ना, ठीक है ना। मॉडल्स ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। तो देखिए, अगर ये देखो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको कोई एग्जाम में कोई वर्ड पकड़ो, भाई देखो, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट तो क्या करता है, वर्केबिलिटी को, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पकड़ा आपने, एक क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन का आपने एक आंसर पकड़ा। लेकिन जो स्टूडेंट्स होता है सेलेक्टेड, यानी जो एग्ज़ाम को क्रैक करता है मल्टीपल टाइम्स वगैरह, तो वो क्या करता है, वो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन निकालता है। अगर आप एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकालना शुरू कर दो तो आप आराम से एग्जाम को करेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। ये ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। तो वापस सुन लीजिए, देखिए क्वेश्चन तो सिंपल था, डिटरमाइन मॉडल्स ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज, यानी उसने साइज के बारे में पूछा है और उसने कुछ नहीं पूछा, तो अपने 4 पढ़ के आंसर मार के निकल लेता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सीखिए, वो क्या, टू डिटरमाइन द मॉडल्स ऑफ रप्चर। अब आप देखिए, मैंने ये सिंस ये जो गुप्ता की फ़ोटो, ये मेरी खुद की पर्सनल बुक है जो मैंने 2009 में परचेज़ की थी। तो उसी में देखिए मैंने कैसे चीज़ें मार्क कर रखी, तो आपको आगे मिल जाएगा। देखिए डिटरमाइन मॉडल्स ऑफ रप्चर, देखिए यहाँ मैंने इसको क्या कर रखा है, इसको मैंने स्टार्ट एक तो ब्रैकेट में ले लिया। अब मॉडल्स ऑफ रप्चर आपको पता है क्या होता है, मॉडल्स ऑफ रप्चर F क्या होता है, R, वो क्या होता है 0.7, अगर आपने कोड पढ़ा है तो रूट में FCK। FCK स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट और 0.7 इसका फैक्टर होता है और ये FR निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछता है कि M25 कॉन्क्रीट है आपकी, क्या M25 कॉन्क्रीट है, M25,
तो उसके लिए एफ कितना होगा, तो आप देखोगे एफ का 0.7 रूट में एफ के, ठीक है ना, ये एफ सॉरी 0.7 रूट में एफ के, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 का रूट 5, तो 0.7 इंटू 5 कितना होगा 3.5। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो देखिए एक वर्ड से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया निकाल के, ये ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज, अब आपको पता है कि 150 होता है, वो हमारा होता है क्यूब साइज, ठीक है। अब ये निकालना मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लेते हैं, हमारा स्पेसिमेन कौन सा होता है, हमारा जो नॉर्मल क्यूब तो होता नहीं है, वो होता है सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, ठीक है। और साइज कौन सा इसका फिर 150, 150, 700, ठीक है ना, ये आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ से पिक कर लेना है, ठीक है ना। बता मैं क्या रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने कैसा ट्रिक अपनाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस वाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इज कॉल्ड। ये तो सबको ही पता है, बच्चा बताएगा, अगर आपने पढ़ा है तो। ये क्या बोल रहा है, फ्रेश कॉन्क्रीट की क्या प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या हो, पानी सरफेस के ऊपर आ जाए। पानी सरफेस के ऊपर कब आता है, बल्किंग में आता है, नहीं, बल्किंग तो होता है फूलना, क्रीप नहीं, ये तो क्रीप का कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। लोड, क्रीप मतलब लोड की कोई बात ही नहीं है। और सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, तो अलग हो जाना का मतलब पानी थोड़ी ऊपर आएगा, वो तो एग्रीगेट हट जाएगा, आंसर आएगा ब्लीडिंग, ठीक है ना। एक ध्यान रखना, अगर आपको सब्जेक्ट का बेसिक थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो आप अगर आप 4 ऑप्शन में स्टक हो जाओ, कभी भी फंस जाओ, ठीक है, तो आप एक होता है एलिमिनेशन मेथड्स, वो बहुत लगाना ज़रूरी है आपको। देखो इसी क्वेश्चन को वापस बताता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स एक बार मेरे ध्यान से सुनना, गुप्ता आप लोग लगा रहे हो, मेरा मकसद आपको आंसर बताना रटवाना नहीं है यहाँ पे, मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है एग्जाम, बस मेरा ये मकसद है। बाकी आप लोगों ने ये क्वेश्चन हज़ारों बार लगा लिए होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना, और उसको बस मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको कैसा फ़ायदा हो सकता है, बस वो ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ठीक है। जो एक प्रैक्टिस है वो सिखा रहा हूँ। द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट, ये समझ गया आपको, इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज इन द सरफेस वाइल प्लेस करने के दौरान और कॉम्पैक्शन के दौरान इज कॉल्ड। अब चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको इन चारों में से मान लो कोई आंसर नहीं पता, ठीक है, लेट सपोज आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको बेसिक थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि बात कर रहा है फ्रेश कंक्रीट की, जिसमें पानी है वो ऊपर आ जाए प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन के दौरान, ठीक है। फिर आप देखो यार, फिर ऑप्शन में आते हैं क्रीप। अगर आपको ये पता है कि जो क्रीप जो होता है हमारा, क्रीप ऐसा वर्ड है जो लोड से संबंधित होता है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो ये इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि भाई सेग्रीगेशन, अब बोलोगे सर सेग्रीगेशन में भी तो पानी ऊपर आ सकता है, अगर किसी को बच्चे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हाँ ये भी हो सकता है। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है कि भाई कुछ चीज़ जो मैक्सिमम एग्जिट आउट हो रही है, यानी कि पानी निकल रहा है, दैट इज मतलब जिससे कि कंक्रीट में से अगर फ्रेश पानी ऊपर आ रहा है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। बल्किंग मतलब होता है फूलना, बल्क हो जाना, फूलने से थोड़ी होगा, फूलने तो तुम मोटा हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता आंसर। तो आप COD एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आप A B में आओगे, फिर आप बोलोगे सेग्रीगेशन का मतलब होता है, सेग्रीगेशन मतलब अलगाव हो जाना, अलग हो जाना, तो ये जो वर्ड है ये होगा नहीं, क्योंकि ये वर्ड होगा किसी लिए एग्रीगेट के लिए, सेग्रीगेशन एग्रीगेट, तो ये बात तो एग्रीगेट की हो ही नहीं रही, बात किसी हो रही, पानी की हो रही है, तो ठीक है ना। ब्लीडिंग पॉन्डिंग पानी की बात हो रही है, लमसम, तो ऐसा ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है। फिर है कि भाई सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को पहचानिए, ठीक है। तो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लीन मिक्स ब्लीड मोर एज कम्पेयर टू रिच मिक्स, ठीक है। ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाई एडिंग पोचोलोना फाइन एग्रीगेट, ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाई एडिंग कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जो 3 स्टेटमेंट है, ये आपको क्या है कि ये आप तभी पकड़ पाओगे जब आपकी क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज अच्छी है, ठीक है ना। अब देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स सोचता है कि जैसे नन ऑफ द अबोव है, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से कोई आंसर होगा, है ना। कई बार ऐसा होता नहीं है। देखो इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं। कई बार क्या होता है, एग्जांपल में मान लो कोई बीम दे रखी होती है, कहता है इसमें आपको मोमेंट कितना होगा, तो जहाँ देखिए अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर देखोगे आप तो 90 क्वेश्चन में अगर आंसर 0 है, 0, तो वो क्या हो सकता है, वो आंसर सीधा होता है, सही होता है। जैसे मान लो जैसे मान लो ये सब क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब 4 है, मान लो एक ऑप्शन 0 आ जाए, तो 100 में से 90 केस में वो 0 आंसर होगा, ठीक है ना। ये मैं तुक्का बता रहा हूँ आपको, पर ये तुक्का है, सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 में से कहीं 0 तो मार देना, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप रुक जाओ और सिंस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं,
तो 0 ठोक देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए लीन मिक्स ब्लीड मोर। अब आपको पता है लीन मिक्स होता है, लीन मिक्स में ब्लीडिंग तो कहाँ होती है, लीन मिक्स में ब्लीडिंग कम होती है ना, ठीक है। रिच और लीन मिक्स क्या होता है पहले तो ये बताइए। ये जो आपका है ये डिपेंड करता है आपका जो होता है, जब आपने करते हैं ना वर्केबिलिटी टॉपिक पढ़ते हो आप कॉन्क्रीट का, उसमें आता है लीन मिक्सिंग और रिच मिक्सिंग के बारे में, ठीक है ना भाई। जो आपका रिच मिक्स है, लीन मिक्स में क्या होता है कि जो अपना ये जो वैल्यू है किसकी एग्रीगेट वगैरह की मिक्सचर में, इसमें क्या है कि जो पानी है, बात करें पानी की, तो उसकी पानी की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। और रिच मिक्स में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब पानी की मात्रा आपकी कम हो जाएगी लीन मिक्स में, तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली कम ही होगी ना। ये मोर बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सॉरी इनका ये स्टेटमेंट सॉरी आपका सही है। तो लीन मिक्स में क्या होता है, पानी की मात्रा सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पानी की मात्रा बढ़ जाती है और रिच मिक्स में पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो लीन मिक्स में बिल्डिंग क्या होगी ज़्यादा और रिच में कम हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर बिल्डिंग कैन मिनिमाइज बाई एडिंग पोजुलोना फाइन नेगेटिव। अगर पोजुलोना फाइन नेगेटिव मिलाओगे तो बिल्डिंग मिनिमाइज होगी ना, इसकी सही बोल रहा है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है देखो ध्यान से कि बिल्डिंग को आपको क्या करना है, कम करना है। तो बिल्डिंग कम करने के लिए आप मतलब फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट क्या होंगे, जो उसके पोर्स हैं उनको और स्टक कर लेंगे, तो पानी के जो निकलने की संभावना वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेट इज ये भी सही स्टेटमेंट है। और बिल्डिंग कैन बी इंक्रीज बाई एडिंग कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैल्शियम क्लोराइड अगर आप बात देख देते हो किसमें, सीमेंट में, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड अगर आप बात करो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें हम, है ना, तो उसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अगर मिला कैल्शियम क्लोराइड तो वो बनती है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब ये बनेगी तो फटाफट रिएक्शन होगी तो बिल्डिंग बढ़ेगी उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट में क्या नन ऑफ दी अबोव, तो आंसर इज नन ऑफ दी अबोव। तो इसमें क्या होगा, इस एक क्वेश्चन में अगर आपको स्टेटमेंट पता है तभी आप कर पाओगे इस प्रकार का क्वेश्चन, वरना आप नहीं कर पाओगे ये कभी, जब आपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले रखा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग इन कंक्रीट। अब एक दूसरे से अलग हो जाना, सेपरेट, सेपरेट मतलब अलगाव। देखिए वर्ड समझ लीजिए, वर्ड क्या है, वर्ड है आपका सेपरेट, सेपरेट मतलब सेपरेशन, सेपरेशन मतलब सेग्रीगेशन, ठीक है ना, यहाँ से करता हूँ, ठीक है। कॉम्पैक्शन का मतलब तो ये इकट्ठा होता है, श्रिंकेज का मतलब होता है फुल, श्रिंकेज मतलब होता है वो क्रैक्स ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर, और बल्किंग सैंड का फूलना कहलाता है, ठीक है।